नमस्कार दोस्तों, आप सबका सब्जेक्ट वेंचर पे स्वागत है। राजस्व और भूमि विधियों के संबंध में एलएलबी 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं, जिसके लिए राजस्व परिषद 2006 के गठन को जानना बहुत आवश्यक है। तो उसी संहिता के कुछ उपबंधों को लेकर के यह वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा में राजस्व परिषद को डिफाइन किया गया है। तो राजस्व परिषद की जो डिफिनीशन दी गई है वो हमारी 4(6) में दी गई है। 4 धारा के उपधारा 6 में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अधीन राजस्व परिषद का गठन किए जाने का प्रावधान है, यानी किस धारा के तहत उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता यानी राजस्व परिषद का गठन होता है। तो ये धारा 7 है। उत्तर प्रदेश के लिए एक राजस्व परिषद होगा, यह उत्तर प्रदेश संहिता की 2006 की किस धारा में कहा गया है। तो ये कथन हमारा उत्तर प्रदेश संहिता के राजस्व संहिता की धारा 7 में कहा गया है। 1831 में राजस्व परिषद कहाँ स्थापित हुई। तो राजस्व परिषद का अगर इतिहास देखा जाए तो राजस्व परिषद की स्थापना सबसे पहले हमारी 1831 में इलाहाबाद में हुई, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में अध्यक्षों की संख्या कितनी होती है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में अधिकारियों की संख्या यानी अध्यक्षों की संख्या कितनी होती है। तो अध्यक्ष हमेशा किसी भी परिषद का हो वो एक ही होता है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के प्रावधानों के अधीन सभी मामलों का निस्तारण प्रशासनिक सदस्यों द्वारा कहाँ होगा, यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी रेवेन्यू मैटर्स हैं उनका डिसीजन अब कहाँ होगा। तो ये डिसीजन अब लखनऊ में होता है। अभिलेखों को ठीक करने संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए लखनऊ में अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत की जाती है। तो लखनऊ में ये जो गठन है और जो आयोजन है ये किस धारा के अधीन हो रहा है। तो ये धारा 32 है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 26 के अंतर्गत अवरोधों को हटाने संबंधित मामलों की सुनवाई कहाँ होगी। तो इन मामलों की सुनवाई का जो स्थान है वो इलाहाबाद है। यानी एक्चुअल में इसे 2 पार्ट में बांट दिया गया है। जो पूरी राजस्व की सुनवाई है वो लखनऊ में है और अवरोधों संबंधित सुनवाई आपके इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा घोषणात्मक वादों की सुनवाई किस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। तो ये हमारी धारा 145 के तहत की जाती है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कार्य विवरण की अधिकारिता के बारे में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में कहा गया है। राजस्व संहिता 2006 की धारा में कार्य का विवरण जो है वो हमारा धारा 9 के तहत दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राजस्व परिषद में पीठों के गठन से संबंधित संहिता का उल्लेख किस नियमावली में किया गया है। तो यह उल्लेख हमें नियमावली 10 में मिलता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद द्वारा लखनऊ सीमा संबंधी विवाद की सुनवाई कहाँ की जाती है। तो जो सीमा संबंधी विवाद हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के वो हमारे आपके धारा 24 में लखनऊ में की जाती है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 4(6) के अनुसार परिषद का तात्पर्य धारा 7 के अधीन गठित किससे है। तो धारा 7 के अधीन आपको पहले से ही बताया जा चुका है कि राजस्व परिषद का गठन है, इसलिए राजस्व परिषद से है। वर्तमान समय में लखनऊ राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद है इसकी स्थापना मैंने पहले ही बताया, एक लखनऊ में है और एक आपकी प्रयागराज में है, इसलिए ए और बी दोनों सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार निम्नलिखित में किस मामले की सुनवाई इलाहाबाद में नहीं होती है। तो मैंने आपको अभी इसके बारे में डिस्कशन किया था कि जो हमारी सुनवाई है वो सीमा संबंधी विवाद जो हैं वो धारा 24 के अधीन लखनऊ में सुने जाते हैं। बाकी जो अवरोध संबंधी हैं वो सारे विवाद आपके इलाहाबाद में सुने जाते हैं, इसलिए यहाँ पूछा गया इलाहाबाद में नहीं होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजस्व परिषद के सदस्यों की अहर्ताओं और योग्यताओं के बारे में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान हमारे इस संहिता की धारा 7(3) में किए गए हैं। राजस्व संहिता 2006 की धारा 7 के अधीन गठित राजस्व परिषद में न्यूनतम कितने न्यायिक सदस्यों का होना अनिवार्य है, यानी जो ये परिषद है इसके
न्यायिक सदस्य कितने होंगे? तो इसमें 2 न्यायिक सदस्य हो जाएँगे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता परिषद के अनुसार निम्नलिखित में कौन-सा कार्य है? तो अधिकारिता से संबंधित कार्य हैं, परिषद की कार्यपालिका से संबंधित कार्य हैं, प्रशासन संबंधी कार्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। राजस्व परिषद के चेयरमैन निम्नलिखित में कौन-सा कार्य करता है? तो जो चेयरमैन होगा, जो अध्यक्ष होगा, वो प्रशासकीय और न्यायिक दोनों कार्य करेगा, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा कौन सी धारा परिषद का कार्य वितरण करने के संबंध में प्रावधान करती है? तो कार्य वितरण की जो व्यवस्था है, वो हमारी धारा 9 में की गई है, यानी 9 में कार्य वितरण दिया गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत 137 धारा में क्या प्रावधान किया गया है? तो धारा 137 हमारी गलत बेदखली के विरुद्ध उपचार के संबंध में है, यानी अगर किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से या उसके संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है, तो ऐसे में आपकी धारा 137 का प्रावधान प्रयोग किया जाता है। आबादी स्थलों के आवंटन संबंधी मामले उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किस धारा में उल्लिखित हैं? यानी आबादी स्थलों के आवंटन संबंधी मामलों की जो स्थापना है, वो हमारी धारा 64 के तहत की गई है। राजस्व परिषद के संबंधित विभिन्न प्रावधानों का वर्णन संहिता की किस धारा में है? तो जो विविध प्रावधान हैं, वो अधिनियम की इस संहिता की धारा 5 से 9 तक हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के अधीन वे मामले जो अन्य मामलों का निपटारा न्यायिक सदस्यों द्वारा कहाँ किया जाएगा? यानी जो भू राजस्व अधिनियम 1901 के अधीन आने वाले मामले हैं, उनके अलावा जो मैटर हैं, उनका निपटारा कहाँ होगा? तो ये निपटारा आपका इलाहाबाद में किया जाएगा। राजस्व परिषद लखनऊ द्वारा निम्नलिखित में किस बात की सुनवाई की जाएगी? तो आपको पता है कि अवरोधों को हटाने के मामले इलाहाबाद में हैं और फलदार वृक्षों से संबंधित मामले भी इलाहाबाद में हैं। सीमा संबंधी विवाद की सुनवाई हमारी धारा 24 के तहत लखनऊ में होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अधीन परिषद के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो परिषद के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल पैरा 170 की किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? तो इसमें कार्यों का वितरण है और क्षेत्राधिकार विभाजन है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में विनियम संबंधी मामले दर्ज किए गए हैं या उन मामलों का प्रावधान है? तो यहाँ पर अगर हमको प्रावधानों के बारे में जानकारी है तो हम देखेंगे कि ये 101 के तहत विनियम संबंधी प्रावधानों का निपटान किया जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उत्तराधिकार संबंधी मामलों की सुनवाई कहाँ पर की जाती है? तो इनकी सुनवाई तो लखनऊ में होती है, लेकिन ये किस धारा के तहत होते हैं? तो उत्तराधिकार संबंधी मामले हमारे धारा 33 के संबंध में लखनऊ द्वारा सुने जाते हैं, ये बात याद रखना है। मानचित्र एवं अभिलेख का पुनरीक्षण की प्रक्रिया संबंधी मामले राजस्व परिषद की किस धारा के अंतर्गत किए जाते हैं? तो ये जो मामले हैं ये धारा 49 के तहत मानचित्र का विवरण और उसके बारे में प्रक्रिया देखी जाती है। मार्गाधिकार सुखाधिकार मामले की सुनवाई निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है? तो मार्ग अधिकार और सुखाधिकार जो मामले हैं ये आपके अवरोधों और रास्तों से संबंधित हैं, इसलिए केवल ऑप्शन बी सही होगा, ए बी मत लगाइएगा। रेवेन्यू बोर्ड की निर्णय की अपील उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत की जा सकती है, तो ये कहाँ की जा सकती है? तो इस बात पे देखें तो रेवेन्यू बोर्ड के निर्णय की अपील नहीं होती है, इसलिए कहीं नहीं की जा सकती है और हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेखपाल के कार्य क्या हैं? तो लेखपाल के कार्य क्या हैं? तहसील में उपस्थिति देना, रजिस्ट्रार कानूनगो को सूचित करना और विपत्ति की सूचना देना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले जो हमारा सबसे धरातल का जो ग्राउंड लेवल पर अधिकारी है वो लेखपाल है और वही सारे कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जोतदारों के चुनाव के अतिरिक्त भूमि का घोषित किए जाने का क्या प्रावधान है? तो भूमि को जोतदारों के चुनाव पर अतिरिक्त भूमि का घोषित किया जाना धारा 12 ए के तहत प्रावधानित है, इसी में बताया जाता है।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अधिनियम में अपील हेतु समय सीमा कितनी दी गई है? तो यानी अधिनियम के अंतर्गत आप कितने समय के अंदर अपील कर सकते हैं? तो किसी निर्णय के अगेंस्ट आप 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। ये बात हमारी इसी संहिता की धारा में दी गई है। तो यहाँ पर हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।